दोस्तों एक बार दोबारा से हम हाजिर हैं एक नई बुक के साथ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि राजनीतिक विज्ञान की दो पुस्तकें, एक था समकालीन विश्व में राजनीति और आज हम नई पुस्तक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है उसका जो पहला अध्याय है उसका नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, आखिरकार उसका अर्थ है क्या। बात करते हैं चैप्टर के नाम पर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण का मतलब राष्ट्र क्या होता है? एक देश। आप यही समझते होंगे कि राष्ट्र और देश एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। राष्ट्र में और देश में एक छोटा सा मार्जिनल सा अंतर होता है, वो बात मैं आपको बताता हूं। देखो, बात करें अगर राष्ट्र की और बात करें अगर देश की, तो राष्ट्र जो होता है और जो देश होता है उसमें एक छोटा सा अंतर यह है कि जो देश है वो किसी की भी सीमा को दिखाता है कि आखिरकार किसी देश की कितना बॉर्डर है या फिर किसी देश की कितनी सीमा रेखा है। जब बात करते हैं राष्ट्र की, राष्ट्र हमें मूलतः संस्कृति से परिचित करवाता है। किस चीज से परिचित करवाता है? संस्कृति से। और जब हम बात ये कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, तो मूलतः ये समझ में आता है कि हमारे देश की मूल जो चुनौती थी, हमारे राष्ट्र की जो चुनौती थी वो थी कि संस्कृतियों को एक साथ जोड़ना है। एक तरफ देश को तो जोड़ के रखना है, एक तरफ देश की एकता तो बनाए रखनी है, पर साथ ही साथ बात इस पे भी ध्यान देने वाली है कि राष्ट्र की भी तो चुनौती है। क्यों? हमारा देश तो बहुत सारी विविधता वाला देश है ना। जैसे कि आज आप देख रहे हो, इतनी सारी विभिन्नताओं को समेट कर रखकर एक राष्ट्र की कल्पना करना भी एक चुनौती थी कि इतनी सारी विभिन्नता वाला क्षेत्र एक साथ कैसे रह सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही जानेंगे कि आखिर राष्ट्र निर्माण के दौरान, हमें अपने देश को बनाने के दौरान, हमें अपने राष्ट्र को बनाने के दौरान कौन कौन सी मेन समस्याएं आई हैं। अगर हम चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सबसे ही पहला क्वेश्चन है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और देखते हैं कि उसका आंसर है क्या। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट क्या है। बहुत आसान सा है क्वेश्चन और बहुत आसान सा आंसर है। देखो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर ही रहे होगे, जरूर कॉपी में नोट डाउन करिए और जैसे जैसे बताऊं उसको वैसे क्लियर भी करते रहिए। अब इसका आंसर क्या होगा, एक छोटा सा ध्यान रखना, शायद ही आपको कोई बताए। पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। उसी भाषण को हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं। ये जनरल सा आंसर था जो मुझे भी पता है और कई सारे लोगों को भी पता है। बट इसमें एक बार ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप पेपर में बैठोगे तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली आप ये मानते हो कि जो भाषण होता है, आपको क्या लगता है भाषण किसको दिया जाता है? तो आपको खुद भी पता है कि भाई अगर मैं ये कहूं कि जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया तो आप क्या कहोगे कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में नहीं, वह हो सकता है कि जनता को खड़े होकर कोई भाषण दिया हो। क्योंकि जनरली हमारा माइंड तो यही बोलता है कि नेता लोग जब भाषण देते हैं तो वो लोगों को देते हैं, किसी सभा में देते हैं, कहीं पर मैदान में देते हैं, रैली में देते हैं, हम ये सोचते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यही है और यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो भाषण था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर दिया था तो कहां पर दिया था? ये दिया था संविधान सभा को। मतलब कहां पर ये भाषण दिया था? संविधान सभा को। अब इसमें भी एक ट्रिक क्वेश्चन ये जुड़ जाता है कि अगर मान लो आपने किसी से पूछा कि भाई
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो संविधान सभा में भाषण दिया था, पर संविधान सभा में ही क्यों दिया था, सामान्य जनता के सामने क्यों नहीं दिया था? तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकता है, हो सकता है कि आज तक किसी ने भी ये जवाब आपको दिया ही ना हो। तो ध्यान से सुनना। देखो, हमारी जो संविधान सभा थी उसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे सदस्य जनता के प्रतिनिधि थे। किसके थे? जनता के प्रतिनिधि। क्योंकि जनता के समर्थन से ही वे लोग हमारा संविधान बना रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर इसका मतलब यही हुआ कि अगर संविधान सभा में बैठे हुए सदस्यों को भाषण दिया जाए, इसका मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भले ही संविधान सभा के लोगों को भाषण दे रहे हो, पर वो मीन्स में किसको दे रहे थे? जनता को। मतलब कह सकते हो कि संविधान सभा के जरिए वो अपनी जनता को ही संबोधित कर रहे थे, सिर्फ संविधान सभा में बैठे हुए लोगों को संबोधित नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, शायद ही आपको किसी ने बताया हो, इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। इसके बाद जो सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है उस पे आज बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे कि आखिरकार वो क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नोट डाउन करिए जरूर कॉपी में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां क्या थी। आज का ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन सी थी? 3 चुनौतियां कौन सी थी? कौन सी थी? तो इस पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, आपने नोट डाउन भी कर लिया। अब हम आंसर का जिक्र करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है वो 6 मार्क्स कंटेन करता है एज अ सीबीएसई बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत नेसेसरी भी है और मार्क गेनिंग भी है। देखो, प्रश्न यह था कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन सी हैं? तो राष्ट्र निर्माण की जो 3 चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है? तो पहली जो चुनौती है वो है एकता के सूत्र में बांधने की। एकता के सूत्र में बांधने की। अब एक बात यहां पे समझने वाली बात यह है कि एकता के सूत्र में बांधने की जो चुनौती है वो क्या है? वो चुनौती 2 स्तर पे थी। एक चुनौती तो इस स्तर पे थी कि हमें अपने देश को एक रखना है। ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको पहले इसीलिए समझाई थी। दूसरा, हमें अपने राष्ट्र को भी एक बना के रखना है। तो यहां पर अगर आप ये चीज समझ रहे हो ना कि देश की बात हमने किस लिए करी थी? सीमा को। और राष्ट्र की बात किस लिए करी थी? हमने सांस्कृतिक एकता को, संस्कृति की चीज की बात करी थी। तो यहां पर समझने की कोशिश आप कर सकते हो कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हो रहा था तो हमें पता है कि ब्रिटिशों ने हमारे देश को बांट दिया था। क्या कर दिया था? ब्रिटिशों ने हमारे देश को बांट दिया था। तो हमारे पास जो बचा हुआ भारत था हम उसको टूटने देना नहीं चाहते थे। भाई, जो बचा हुआ भारत था वो क्यों टूटे? क्योंकि आधा भारत तो टूटकर पाकिस्तान बन ही गया है। तो अब भारत के लोग ये मानते थे, भारत की जनता, भारत के नेता ये चाहते थे कि जो बचा हुआ भारत है वो एक ही साथ रहे, वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। बट ब्रिटिशों ने एक साजिश रची थी हमारे देश के अंदर 565 राजा से। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। हमारे देश में आजादी से पहले 565 राजा हुआ करते थे और उनको एक अधिकार दिया हुआ था ब्रिटिशों ने यहां से आजादी के समय जाते जाते। और वो अधिकार ये था कि ये जो 565 राजा हैं उनको एक बात का ये अधिकार होगा कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे तो भारत में रह सकते हैं और चाहे तो अपने आप को एक स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। तो भारत के सामने जब ये बात सामने खुली कि भाई राजाओं को ये अधिकार है कि वो अलग राष्ट्र बना सकते हैं, तो भारत ये मानने लग गया कि अगर
ये 565 राजा अपने आप को अलग अलग घोषित कर देंगे तो बचा हुआ भी जो भारत है वो भी टूट जाएगा, वो भी खंडित हो जाएगा। तो भारत के लोग नहीं चाहते थे कि जो बचा हुआ भारत है वो भी टूट जाए, वो भी विभाजित हो जाए। इसीलिए जैसे ही देश आजाद हुआ तो उसके बाद ही हमारे सामने पहली ही चुनौती ये थी कि इन 565 राजाओं के भू क्षेत्र को टूटने से रोकना है और सारे राजाओं को एक साथ बनाकर रखना है। दूसरा, इसी में राष्ट्र की भी तो चुनौती थी, क्योंकि देखो हमारा जो देश है उसमें अलग अलग विभिन्नताएं हैं, भाषा को लेकर, कला को लेकर, धर्म को लेकर, जातियों को लेकर, समाज को लेकर, गान को लेकर, बहुत सारी चीजों की विभिन्नता है। तो एक प्रश्न तो ये उठता था उस समय कि हम इतनी सारी विभिन्नताओं वाले राष्ट्र को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और अगर उनको जोड़ भी दिया जाए तो इस बात की क्या संतुष्टि कि ये हमेशा के लिए जुड़े ही रहेंगे। तो इसीलिए दो चुनौती उस समय सामने थी, जो इस पॉइंट में आप लिखोगे कि एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती तो ये थी कि जो देश 1947 में आजाद हुआ तो आजादी भी हमें विभाजन के साथ मिली थी, पर जो बचा हुआ भारत था उसके अंदर भी जो 565 राजा थे वो अपने आप को आजाद घोषित करने की बात कर रहे थे। इसीलिए भारत के सामने चुनौती ये थी कि इन 565 राजाओं को एक साथ जोड़कर कैसे रखा जाए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि राष्ट्र की चुनौती थी, क्योंकि हमारे राष्ट्र के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अब इतनी सारी विभिन्नताओं को एक साथ रखना, इतने सारे धर्मों को, इतनी सारी जातियों को, इतने सारे समाज को, भाषाओं को, संस्कृतियों को एक साथ रखना भी एक चुनौती थी। उससे बड़ी तो चुनौती यह थी कि उनको अगर एक साथ रख भी दिया जाए तो इस बात की कैसे संतुष्टि उनको दी जाए कि वे सभी यहां पर सुरक्षित रहेंगे। आई होप आपको पहली चुनौती समझ में आई होगी। अब हम दूसरी चुनौती पर बात करते हैं। दूसरी जो चुनौती है वो लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करना। एक बात आप इस बात को जानते ही हैं कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती में क्या है। आप ये बात जानते हैं कि हमारे देश में जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही यह बात निश्चित करी थी कि जिस भी दिन हमारा देश आजाद होगा उस दिन हमारे देश में एक लोकतंत्र की स्थापना होगी, लोगों के जरिए शासन होगा, कोई तानाशाही नहीं होगी, कोई राजतंत्र नहीं होगा, सिर्फ लोकतंत्र होगा। और उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान सभा के जरिए हमारा क्या बना लिया था, संविधान तो बना लिया। क्या बना लिया हमारी संविधान सभा ने, संविधान तो बना लिया, पर बात ये देखने वाली थी कि सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक संविधान में लिखी हुई चीजों को जमीनी तौर पर स्थापित ना कर दिया जाए, क्योंकि संविधान के अंदर बहुत कुछ लिखा था, जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे चुनाव आयोग बनाया गया है, लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखा गया है। तो इतनी सारी चीजें संविधान में लिख तो दी गई थी, परंतु लिख देने से संविधान स्थापित या फिर लिख देने से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। चुनौती तो ये थी कि देश की जो गरीब जनता है, देश की जो अनपढ़ जनता है, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने बड़े देश में एक बार में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इतने बड़े गरीब देश के अंदर कैसी चुनावी व्यवस्था चलाई जा सकती है, इतने बड़े अनपढ़ देश में कैसे चुनावी व्यवस्था चलाई सकती है, जहां पर लोगों को यही नहीं पता कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, लोगों को ये नहीं पता वोट कैसे डालते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि पार्टियां क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि चुनाव कैसे होते हैं। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिरकार देश में चुनावी व्यवस्था चलेगी तो चलेगी कैसे। और ऐसे देश के अंदर हम ये कह देते हैं कि हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो ये बात कहने में तो बहुत अच्छी लगती थी, पर जमीनी तौर पर स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या चुनौतियां थी। तीसरी जो चुनौती थी वो थी एक समान विकास की चुनौती। तीसरी चुनौती क्या थी, एक समान विकास की चुनौती। अब एक बात आप ये समझ सकते हो कि भाई एक समान विकास की चुनौती में क्या कह सकते हैं हम। एक समान विकास की चुनौती में एक बात ये देखो, हमारे देश के अंदर जब आजादी के दिन चल रहे थे तो हर वर्ग ने अपनी पूरी भूमिका निभाई कि हमारा देश जल्दी से जल्द आजाद हो सके, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उद्योग जगत का हो, चाहे कृषि जगत का हो, चाहे सार्वजनिक जगत का हो, चाहे निजी जगत का हो। हर एक समूह ने
अपनी अपनी भूमिका निभाई ताकि हमारा देश जल्दी आजाद हो सके। अब जब देश आजाद हो गया तो हर एक समूह ये चाहता था कि भाई अब तो देश आजाद हो चुका है, अब तो हमारी सरकारें बनेंगी, और जब हमारी सरकारें बनेंगी तो हमारी आकांक्षाओं के बारे में सोचा जाएगा, हमारी इच्छाओं के बारे में सोचा जाएगा, और हमारी आकांक्षा और इच्छा को सोचकर हमारा विकास किया जाएगा। तो हर एक समूह तो यही मानता था कि हमारा देश आजाद हो गया, अब सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी, हमारा देश आजाद हो गया, हमारी सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी। बट कोई ये नहीं सोच रहा था कि देश को तो सिर्फ आजादी ही ना मिली थी, देश के पास संसाधन थोड़ी ना थे, देश के पास टेक्नोलॉजी थोड़ी ना थी, देश के पास करने के लिए वस्तुओं मौजूद नहीं थी। कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा था। तो यही एक दिक्कत थी कि देश आजाद तो हो गया पर देश के पास संसाधन थे ही नहीं, इतने संसाधन थे ही नहीं कि सबकी इच्छा को पूरा किया जा सके। तो देश के सामने चुनौती यही थी कि सीमित संसाधनों के रहते हुए किसकी इच्छा पर पहले बल दिया जाए और किसकी इच्छा पर बाद में बल दिया जाए, किसके बारे में पहले विकास की योजनाएं बनाई जाए, किसके बारे में बाद में योजनाएं बनाई जाए। पर एक प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है ना, अगर मान लो कि सरकार किसी एक के लिए कार्य करने लग जाए और दूसरे वर्ग को ये कह दे कि भाई हमारे पास अभी संसाधन नहीं है, कुछ समय बाद आपके लिए कार्य किया जाएगा, तो एक बात ये भी आप समझ सकते हो कि जिस वर्ग के लिए काम नहीं किया जा रहा वो तो ये कहेगा ना कि भाई हमने भी तो अपने खून पसीने से इस देश को आजाद करवाया है, अगर आप उस वर्ग के लिए पैसा खर्च कर सकते हो तो हमारे वर्ग के लिए पैसा खर्च क्यों नहीं कर सकते हो। तो ऐसी ही चुनौतियां आजादी के बाद देश के सामने आई, जिसमें हमने 3 चुनौतियां पढ़ी, एकता के सूत्र में बांधने की, लोकतंत्र को स्थापित करने की, और तीसरी एक समान विकास करने की। आई होप आपको ये तीनों ही चुनौतियां अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें भी हम बहुत अच्छे और डीप करके प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारे चैनल पे बताई गई सारी जानकारी अच्छे समझ में आ रही है और आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें फॉलो जरूर करें।